हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रितेश रंजन आप सबका स्वागत करता हूं परमार सर के PYQ सीरीज़ पार्ट 5 के लेक्चर फर्स्ट में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन जुलाई 1946 में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला डिमांड एम एन रॉय ने रखा था 1934 में और फिर कांग्रेस ने रखा था 1935 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बना था, जिसके 3 मेंबर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, और इसमें पैथिक लॉरेंस चेयरमैन थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 389 सीट्स आती है, जो कि बाइफर्केट थे दो में, ब्रिटिश इंडिया जिसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे और प्रिंसली स्टेट जिसमें नॉमिनेट किया जाता था। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर 296 सीट्स आती थी और प्रिंसली स्टेट के अंदर 93। अब ब्रिटिश इंडिया में भी बाइफर्केट था कि 11 गवर्नर प्रोविंस से 292 सीट्स आती थी और चीफ कमिश्नर प्रोविंस से 4 सीट। अब जब इलेक्शन हो गया तो कांग्रेस को मिली 208 सीट्स और मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट्स। अब फर्स्ट मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 211 मेंबर ने अटेंड किया था। और पार्टीशन जब हो गया था तो उसके बाद सिर्फ इंडिया में 299 सीट्स ही बचा रहा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चीफ ड्राफ्टमैन है वो है एस एन मुखर्जी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था दो पर्पज़ के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए, एक लॉ मेकिंग के लिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए बना था तो उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जब लॉ मेकिंग के लिए बना था तो उसके प्रेसिडेंट JV मावलंकर थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो SC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। वही अगर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था तो उसमें जो इंग्लिश में लिखे थे उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रजायदा, और जो हिंदी में लिखे थे उनका नाम था वसंत कुमार वैद्य। और डेकोरेट जो किया गया था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को वो किए थे नंदलाल बोस। और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो पता ही है, BR अम्बेडकर को बोला जाता है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं KM मुंशी। KM मुंशी तो चेयरमैन थे और बिजनेस कमेटी के, और भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। 3 मेजर ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और तीनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए अगर क्वेश्चन आए कि तीनों इंडिपेंडेंट है तो नहीं। लेजिस्लेचर को हम लोग बोलते हैं लॉ मेकिंग बॉडी, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आता है। एग्जीक्यूटिव में हम लोग बोलते हैं लॉ इम्प्लीमेंटेड बॉडी, जो कि एग्जीक्यूट करती है लॉ को, और जुडिशरी जो रिव्यू करती है। जैसे कि अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बना दिया कि हम लोग का फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है या फिर वायलेशन हो रहा है, तो जुडिशरी उसका रिव्यू करेगी और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा निकोलस कॉर्पस, जो कि 1543 में दिया था। और इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं डी रिवॉल्यूशन ऑर्बियम सेलेस्टेशन, माफ़ कीजिएगा सेलेस्टियन। इसी के साथ आज हम लोग सारा थ्योरीज कवर कर लेंगे जो जो एग्जाम में पूछता है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम लोग कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, और स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ को एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। अब हम लोग थ्योरीज पे बात करेंगे। जैसे कि यूनिवर्स के लिए थ्योरी दिया गया था वो बिग बैंग थ्योरी दिया हुआ था, और इसका जो देने वाले थे उनका नाम था जॉर्ज लेमाइटर, 1931 में दिए थे। और ये माना जाता है कि हम लोग का यूनिवर्स जो है वो 13.8 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हो चुका था। और ये माना जाता है कि यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रही है, लेकिन उसका जो एवरेज डेंसिटी है वो रिमेन सेम रह रहा है। ठीक है, जो जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्टडी स्टेट थ्योरी, और ये फ्रेड हॉयल्स, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने दिया था। बात करें हम लोग सोलर सिस्टम की, तो इसका थ्योरी जो है ना यूनिवर्स से पहले दे दिया गया था, जिसको कि देने वाले थे इमैनुअल कांत 1755 में, और बाद में इस पे वर्क किया था लैपलेस ने 1796 में। इसलिए इसको बोला जाता है नेबुलर लैपलेस थ्योरी। और नेबुला एक को बोलते हैं जो रोटेटिंग क्लाउड होता है डस्ट और गैसेस का, उसी को हम लोग नेबुला बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है प्लैनेटिसिमल थ्योरी, जिसको कि थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट रे मेल्टन ने दिया था। और ये कब दिया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम 1905 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग रोटेशन किसको बोलते हैं? जो प्लैनेट अपने एक्सिस पे चक्कर लगा के एक दिन पूरा करता है, और रिवॉल्यूशन जो सन के अराउंड रिवॉल्व होता है। लॉन्गेस्ट रिवॉल्यूशन का बात करेंगे तो वो नेपच्यून करता है 165 ईयर्स में, और शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन का बात करेंगे तो मरकरी 88 डेज में। वहीं अगर हम लोग फास्टेस्ट रोटेशन का बात करते हैं तो जुपिटर करता है, जो कि 9.9 आवर्स लेता है, और स्लोवेस्ट रोटेशन वेनस, जो कि 243 डेज लेता है। हम लोग सोलर सिस्टम को दो पार्ट में बांट देते हैं उसके प्लैनेट्स को। एक आधे को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल और फिर जोवियन प्लैनेट, ठीक है, जो कि रॉक से बना हुआ रहता है, इसलिए उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, जिसमें कि आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स आता है। और फिर जोवियन प्लैनेट या एक्सटीरियर प्लैनेट बोलते हैं, जिसको जुपिटर गैस से बना हुआ रहता है और सैटर्न भी गैस का बना हुआ रहता है। वहीं यूरेनस और नेपच्यून जो है वो आइस जाइंट रहता है। और जो
जुपिटर और मार्स को अलग करती है उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। और अगर हम लोग साइज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बात करें प्लैनेट का तो उसको हम लोग याद करते हैं जेसन, ईवीएम, मरकरी। ठीक है, जे से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स, मरकरी। हम लोग बात करने वाले हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की। तो लैटिट्यूड में अगर बोल देगा लाइंस कितनी है तो 181 बोलेंगे, और अगर लैटिट्यूड सर्कल बोल देगा तो 179 बोल देंगे। क्यों? क्योंकि दो कम हो जाएगी, क्योंकि पोल पे जाने के बाद है ना सर्कल पॉइंट बन जाता है। और डिस्टेंस बिटवीन पूछ लेंगे 1 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस तो वो 111 किलोमीटर होती है। और इसमें जो सबसे मेन लाइन रहती है वो 0 डिग्री रहती है, जिसको कि हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, और उसको हम लोग ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, एक नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, जब हम लोग लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है जब हम लोग पोल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका लॉन्ग अगर बोलेगा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है तो वो 111.32 किलोमीटर है, और मिनिमम 0 डिग्री है। 0 मतलब किलोमीटर है। जैसे लैटिट्यूड में 0 डिग्री इक्वेटर होता था, इसी तरह लॉन्गिट्यूड में हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन को बोलते हैं, जिसको कि हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। इसी तरह एक और लाइन आती है इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि पैसिफिक ओशियन से गुजरती है। इसी तरह हम लोग जोन्स की बात करेंगे। जो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो जोन रहता है उसको हम लोग फ्रिजिड जोन बोलते हैं। और आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो जोन रहता है उसको हम लोग नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन होता है उसको हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। और याद रखना यहीं पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है, फॉल होती है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में साउथ टेम्परेट जोन बनता है, और वही अगर अंटार्कटिक सर्कल और फ्रिजिड जोन बनता है अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में। 3 एज क्लासिफिकेशन दिया था, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। स्टोन एज में आता है पेलियोलिथिक एज, जिसको कि हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, जो कि 5 लाख टू 12,000 बीसी में चलता है। बीसी मतलब पीरियड था उसका। मेसोलिथिक में मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, जो कि 12,000 बीसी से 10,000 बीसी में था। और इसको हम लोग माइक्रोलिथ भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्मॉल स्टोन्स यूज़ करना चालू कर दिए थे। वहीं न्यूलिथिक एज को हम लोग न्यू स्टोन एज बोलते हैं। यहाँ पे पोइट्री फाउंड हुआ था, और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी लोग स्टार्ट कर दिए थे। और वहीं अगर हम लोग दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो ब्रॉन्ज एज था, जिसमें कि हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था और चालकोलिथिक एज भी चल रहा था। ठीक है, 2500 बीसी से 1750 बीसी। और वहीं आयरन एज में तो आपका मेगालिथ भी इसी पीरियड में चल रहा था, जिस पीरियड में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था। मतलब कह सकते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब न्यूलिथिक पीरियड चल रहा था उस समय मेगालिथ भी चल रहा था साउथ इंडिया में। कि किस डायनेस्टी ने, दिल्ली सल्तनत के डायनेस्टी ने आगरा सिटी को फाउंड किया था? तो इसका आंसर होगा लोधी डायनेस्टी ने, और जिसके एक रूलर थे सिकंदर लोधी, जिसने 1504 में इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और इसके पोयम जो है उसको गुलरुखी के नाम से जाना जाता है। और लोधी डायनेस्टी पहला डायनेस्टी था जिसने डबल डोम स्ट्रक्चर बनवाना स्टार्ट किया था, जिसका एक एग्जाम्पल है मौत की मस्जिद। इसी तरह अगर हम लोग याद करेंगे पूरा दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज को, जिसको हम लोग याद करेंगे सख्त सलौंडा से, स्लेव डायनेस्टी जिसको कि हम लोग मामलुक डायनेस्टी और इलबारी ट्राइब भी बोला जाता है, जो कि 1206 से 1290 था। फिर खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, और फिर तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, और फिर सैयद डायनेस्टी 1415 से 1451, और लोधी डायनेस्टी 1451 और 1526। और 1526 में याद रखिएगा बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था, और फिर मुगल डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। फिर हम लोग बात करेंगे फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जिसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर 1206 में, और ये चौगान खेलते हुए 1210 में मर गया था। और फिर उसका एक स्लेव था जिसको इल्तुतमिश, जो कि फिर मतलब राजा बना, डायनेस्टी का रूलर बना 1210 से 1236। इन्होंने टाका और जित्तल, जो कि टाका सिल्वर कॉइन था और जित्तल कॉपर कॉइन्स था, स्टार्ट करवाया था। फिर इन्होंने इक्ता सिस्टम स्टार्ट करवाया था। और उन्हीं के टाइम एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट लिखने वाले थे मिनाज सिराज, जिन्होंने लिखा था त्वारिक तबाकते नसीरी। इसमें इन्होंने बताया था कि रजिया जो थी, जो कि इल्तुतमिश की डॉटर थी, वो कितनी कैपेबल रूलर थी जिन्होंने रूल किया था, और ये पहली और एकमात्र महिला शासक रही थी।
जिन्होंने 1236 से 1240 तक रूल किया था। बाद में फिर अल्तुनिया जो कि भटिंडा में इसको पकड़ के रखा था, बाद में दोनों को ने शादी की थी और दोनों को खुक्कर ट्राइब द्वारा मार दिया गया था। फिर हम लोग बात करेंगे बलबन, जिन्होंने चालीसा दल को एबॉलिश कर दिया था और फिर किंग को सुप्रीम बना दिया था। इसी ने ही नया फेस्टिवल नवरोज चालू किया था और इसी ने ही वो प्रैक्टिस लाया था किसका, सजदा और पैबोस का। सजदा मतलब होता है झुककर, उसके मतलब घुटने पे झुक के, और पैबोस मतलब था उसके मतलब जो राजा था उसके पैर को चूमना रहता था। इसी ने ही ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लाया था। इसी ने मतलब दीवाने अर्थ जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिश किया था। इसी ने टाइटल ऑफ दीन इलाही लिया था और ये खुद को है ना डिसेंडेंट बोलता था अफराशियाब का। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? किसी भी चीज़ का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। और वहीं अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ये वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर आपको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाना है तो उसके लिए एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसी तरह का 3 केस होता है, एक हाइपरटोनिक होता है, एक हाइपोटोनिक होता है, एक आइसोटोनिक होता है। हाइपरटोनिक में क्या होता है ना, किसी सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है ज़्यादा होता है और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है, तो वाटर क्या करता है वहाँ से सेल के से बाहर मूव करता है, इसलिए वो सिकुड़ जाता है। वही अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें तो उसमें क्या होता है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, तो जो बाहर से वो वाटर होता है वो अंदर की ओर आता है जिसकी वजह से सेल फूल जाता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक। और आइसोटोनिक मतलब क्या होता है, जिसमें आउटसाइड और इनसाइड द सेल वाटर का कंसंट्रेशन सेम होता है, इसलिए इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि पता है हम लोग का 5 स्टेट ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा आपका प्लाज्मा एंड फिफ्थ बोसॉन है। अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, जैसे सॉलिड रिजिड होता है, फिक्स्ड शेप होता है उसका और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वहीं लिक्विड में रिजिड तो नहीं होता है, ना उसका फिक्स शेप होता है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर होता है। और गैस में क्या होता है, ना ही उसका रिजिड होता है, ना ही वो फिक्स्ड शेप होता है, ना ही उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और लिक्विड गैस में सबसे कम होता है। और काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा गैस में होता है। और गैस जो है एक एग्जिबिट बिहेवियर ऑफ यूनिफॉर्मिटी दिखाता है, मतलब अगर आप एक जगह अगरबत्ती जलाएं तो वो पूरे घर में फैल जाएगा। यही हम 4th स्टेट ऑफ मैटर जो कि प्लाज्मा है उसके बारे में बात करें तो जब गैस हीट होती है हाई टेम्परेचर पे तो वो क्या होता है, आयनाइज हो जाता है और वो ग्लो करने लगता है। और 5th स्टेट ऑफ मैटर जो कि बोसोन है, उसको अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कूल डाउन कर दें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जैसे कि 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या हो जाता है ना, एक गैस पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं और एक बोसॉन सब्सटेंस बना देते हैं, इसी को हम लोग बोसॉन नाम दिए हैं। पहली बार ये कॉन्सेप्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था 1924 में सॉरी, और वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पे काम किया था 1925 में। हालांकि उस टाइम हम लोग के पास इतना इक्विपमेंट्स था नहीं, फैसिलिटी थी नहीं, तो हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर पाए। फिर 1995 में एरिक कॉर्नेल और कार्ल वेमेन ने रुबिडियम गैस के साथ इसका एक्सपेरिमेंट किया और फिर 1999 में उल्फ गैंग कैटलर ने सोडियम एटम के साथ इसको सक्सेस कर दिया। इसलिए 2001 में इन तीनों को नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स के लिए मिल गया था। अभी हम लोग चेंज इन स्टेट की बात करने जा रहे हैं। जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको फ्यूज़न बोलते हैं, और वहीं अगर हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हैं उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सॉलिड से अगर गैस में चेंज करेंगे तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में चेंज करेंगे तो डिपोजिशन। लिक्विड से अगर गैस में चेंज करेंगे तो वेपराइजेशन, और गैस से अगर लिक्विड में चेंज करेंगे तो कंडेंसेशन। क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर की बात करने वाले हैं, जिसमें कि 3 तरह का होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो कि हम लोग को नेचर से मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जिस चीज़ को उसी को बोला जाता है
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, और टर्शरी सेक्टर में हम लोग सर्विस जो देते हैं इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग रेड कॉलर जॉब्स बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को ब्लू कॉलर जॉब्स, और टर्शरी सेक्टर को हम लोग वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले इन तीनों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। अगर हम लोग प्राइमरी की बात करें तो इसमें 54.6% है, लेकिन जब इनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखिएगा तो 14.39% ही है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 24.3% है और जीडीपी कंट्रीब्यूशन रेट 31.46 है। और टर्शरी सेक्टर में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सबसे कम है जो कि 1.1% है और जीडीपी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोला गया है, जिनका बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। और वहीं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो जेएम कीनीज, जिनके बुक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड। इस टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिकल डांस के बारे में। संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग 8 क्लासिकल डांस है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 9 क्लासिकल डांस है। तो अभी हम लोग सब स्टेट वाइज और उसके क्लासिकल डांस को पढ़ने वाले हैं। तो अभी 8 क्लासिकल डांस को पढ़ते हैं, जैसे कि मोहिनी अट्टम जो कि केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सतरिया आसाम का है। और एक बात, सतरिया सबसे लेटेस्ट क्लासिकल डांस है जो 2000 में ऐड हुआ था और इसके फादर कंसिडर किए जाते हैं गुरु शंकर देव। वहीं केरला का कथकली है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी और उत्तर प्रदेश का कथक। याद रखिए केरला का 2 क्लासिकल डांस है, एक मोहिनी अट्टम और एक कथकली। फोक डांस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले महाराष्ट्र का फोक डांस के बारे में बात करते हैं, उसको हम लोग याद करेंगे। एक कोली वड़ा पा लाना, लेजी कहीं की, तमाशा कर रही है, दफ़ा हो जा वरना मैं मोनी, जो ढंग का नाटक करती है वहाँ चले जाऊँगा। तो इससे हम लोग कोहली से याद करेंगे, कोहली जो कि फिशरमैन कम्युनिटी परफॉर्म करती है। वड़ा पाव से पावडाव, लाना से लावानी जिसमें कि एक परफॉर्मेंस भी होता है, बैठा खींची, लेजी से लेजिन, तमाशा से तमाशा, दफ़ा से गफ़ा को याद रखेंगे, मौनी को मौनी और ढांगा का ढांगरी राजा। नेक्स्ट हम लोग गुजरात के फोक डांस को याद करेंगे ट्रिक के साथ। गुजरात की गोरियां डांडिया और गरबा खेलने के लिए सीढ़ियों से पधार रही है। गोरियां से हम लोग गोपरास याद कर लेंगे, डांडिया से डांडिया याद करेंगे, गरबा का गरबा ही है, सीढ़ियों से सिद्धि धमाल याद कर लेंगे, पधार ही याद करेंगे। और भी 2-3 फोक डांस है, जैसे टिप्पणी हो गया, हुडो हो गया, भवई हो गया, विंचुदो हो गया और लास्य। अब हम लोग कर्नाटका के फोक डांस को ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक है, यश बोला कर कम साले, डोल भूत नागमंडली लेके आएगी, तेरी वीरता खत्म कर देगी। तो यश से यक्षगान, बोला कर बोलाक और काम साले से कम साले, डोल से डोल कुनीता, भूता से भूत आराधना, नागा से नगमंडली और वीरता से वीरगा से। स्टेट्स के फोक डांस देखने वाले हैं, जैसे कि आसाम का। इसकी ट्रिक है, बिहू बाई को पटक के मार रही थी क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ मंजुली फेस्टिवल देखने जाना था। तो बिहू से बिहू याद करेंगे, बाई को बाइखो या तो इसको बैसागु भी बोलते हैं, पेटकाई को देहिंग पेटकाई। अली से हम लोग याद करेंगे अली आई लिगांग। फिर अब्बू से अम्बुबाची जो कि कामाख्या देवी टेम्पल में मनाते हैं फेस्टिवल, मंजुली से मजौली फेस्टिवल। और इसमें 2-3 है, जैसे रंगकर हो गया जो उसकी कर्बी ट्राइब द्वारा मनाया जाता है, फिर एक मेदम मिफी। नेक्स्ट हम लोग नागालैंड के कुछ फेस्टिवल्स को याद रखेंगे, जैसे कि हॉर्नबिल हो गया, मीमकूट हो गया, मोअत्सु हो गया। हॉर्नबिल नागा ट्राइब सेलिब्रेट करती है, फिर मीमकूट कुकी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, मोअत्सु आओ नागा ट्राइब सेलिब्रेट करती है। फिर हम लोग उड़ीसा के कुछ फेस्टिवल्स देखेंगे, जैसे कि नुआखाई हो गया, छाऊ हो गया, कोणार्क हो गया, बाली यात्रा हो गया, कलिंग हो गया, राजप्रभा हो गया, रथ यात्रा हो गया। स्पोर्ट्स पे जाएंगे, जिसमें कि पहला है बैडमिंटन गेम। बैडमिंटन में एक मैच में 21 पॉइंट्स के 3 बेस्ट गेम्स शामिल होते हैं। बैडमिंटन में कुछ
टर्म्स एसोसिएटेड है, जैसे लव, जब स्कोर 0-0 होता है तो उसको हम लोग लव बोलते हैं, जब स्कोर सेम हो जाता है तो हम लोग ड्यूस बोलते हैं। बैडमिंटन की कोर्ट की जो लेंथ होती है वो 13.4 मीटर होती है और विड्थ बोले तो 6.1 मीटर होता है, और नेट हाइट जो बोले बैडमिंटन के वो होता है 5 फीट, और बैडमिंटन का दूसरा नाम है पूना। बैडमिंटन के कुछ कप्स है, जैसे थॉमस जो कि मेल के लिए होता है और उबर जो कि फीमेल के लिए होता है, और एक नारंग कप है, योनेक्स कप है, महाराजा रंजीत सिंह कप है, सैयद मोदी ट्रॉफी है। बैडमिंटन के गेम में 3 कार्ड दिया जाता है। येलो कार्ड फॉर वार्निंग होता है फॉर मिसकंडक्ट, रेड कार्ड होता है जो कि सीरियस मिसकंडक्ट होता है, और ये 2 येलो कार्ड के बाद दिया जाता है, और अगर आपको ब्लैक कार्ड मिल गया तो आप निकाले जाएंगे गेम से। जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कुछ बुक्स के बारे में, जैसे कामयानी हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, कंकाल हो गया, तितली हो गया, स्कंद गुप्त हो गया, लहर हो गया और ममता। पढ़ेंगे जैसे कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ। वहीं पीएम फसल बीमा योजना 2016 को लॉन्च किया गया। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में लॉन्च किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार योजना जो 2020 में लॉन्च किया गया था, और इसके तहत 125 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।